हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी परीक्षा बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए उपयोगी है। ये घटनासार दूसरा 2025 का राष्ट्रीय घटनाक्रम का संक्षिप्तीकरण है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है। नोवा क्या है? नेवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल रूप से विधानमंडल में कार्य होगा और कागज़ का कम से कम प्रयोग किया जाएगा। उसी का शॉर्ट फॉर्म नेवा है। तो हाल में पुडुचेरी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है। इसके पहले दिल्ली विधानसभा ने नेवा को अपनाया था, जो 28वां था। नेवा लागू करने वाला 28वां विधानमंडल यूटी दिल्ली है। नेवा 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाना है। यानी कागज़ का प्रयोग ना हो या कम से कम हो, ये उद्देश्य है। 2022 में नागालैंड नेवा लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी थी। यानी कि जब पूछा जाएगा कि नेवा लागू करने वाला पहला विधानसभा कौन था, तो नागालैंड, और 29वां पुडुचेरी, 28वां दिल्ली। अगला बिंदु है दीव। दीव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया था, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। उसी योजना के तहत ऐसा संभव हो पाया है, जिसमें दीव, जो दमन दीव एवं दादर नगर हवेली का एक ज़िला है। आपको ज्ञात होगा, दमन दीव और दादर नगर हवेली पहले अलग अलग यूटी थे। 2020 में दोनों को सम्मिलित करके एक यूटी बना दिया गया है। उसी यूटी का दीव एक ज़िला है। यह भारत का पहला ऐसा ज़िला बन गया है जो अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और मुख्य परीक्षा में पेपर 3, पेपर 2 और पेपर निबंध में ये सहायक हो सकता है, क्योंकि इसमें डाटा है और डाटा का प्रयोग निबंध में या किसी अन्य ऐसे पेपर में जिसमें जनसंख्या से संबंधित या भारत के विकास से संबंधित या जनसांख्यिकी लाभांश के संबंधित जहाँ प्रश्न बनने की संभावना होगी, वहाँ पर नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 का प्रयोग किया जा सकता है। भारत के महापंजीयक यानी RGI महापंजीयक द्वारा 7 मई 2025 को
नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। देखिए, जारी किया गया है 2025 में, रिपोर्ट 2021 का है, आधार बना था 24 में, क्योंकि 24 में पूरा जो है रिपोर्ट आधारित जनगणना नहीं, नमूना पंजीकरण प्रणाली का आधार लिया गया और इसे मई में प्रकाशित किया गया। इसमें मातृ मृत्यु अनुपात MMR में उल्लेखनीय कमी आई है। ध्यान रहे, इस रिपोर्ट में इस बार सभी एस्पेक्ट यानी सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मातृ मृत्यु अनुपात हो, शिशु मृत्यु अनुपात हो, बाल मृत्यु अनुपात हो, इन सभी में कमी दर्ज किया गया है। तो मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसा बना दे कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इनमें सब में लगातार कमी आई है, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार स्टेटमेंट ऐसा बनाता है, देखने में लगता है कि यार सभी में लगातार कैसे, किसी में तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो इस बार कुछ नहीं है, सभी में सुधार हुआ है। 2014 से 16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। जो माएँ थीं, जब उनका प्रसव होता था तो 1 लाख महिलाओं पे 130 महिलाएं मृत्यु प्राप्त कर जाती थीं, जो 2019 से 21 में 37 अंक घट करके 19 से 21 में केवल 93 रह गया है। यानी अब 1 लाख महिलाएं जब प्रसव करती हैं तो उनमें से 93 महिलाएं अभी भी ख़त्म हो जाती हैं, यानी मर जाती हैं। इसमें ध्यान रहे कि इसमें मैंने उसे मेंशन तो नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, मातृ मृत्यु अनुपात में भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कंट्रोल कर रखा है, जिसमें केरल शीर्ष पे है। 1 लाख में केवल 20 महिलाएं ही ऐसी हैं जो मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं। शिशु मृत्यु दर 2014 में प्रति हजार, अब ध्यान रहे, मातृ मृत्यु दर 1 लाख पे आंका जाता है, 1 लाख पे, वहीं शिशु मृत्यु दर 1000 पे आंका जाता है। तो शिशु मृत्यु दर 2014 में प्रति 1000 बच्चों पर 39 बच्चे ऐसे होते थे जो ख़त्म हो जाते थे या मर जाते थे। 2021 में यह संख्या 27 हो गई है, यानी इसमें भी कमी आई है, यानी कि सुधार हुआ है। नवजात मृत्यु दर, अब ध्यान दें, शिशु मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में पहले अंतर जान लीजिए। नवजात मृत्यु दर जन्म के 30 दिन के पहले वाले बच्चों को नवजात बोला जाता है, और शिशु मृत्यु दर जिन बच्चे की जो है 1 साल के अंदर अंदर हो वो शिशु मृत्यु दर होता है, और बाल मृत्यु दर जो बच्चा 5 साल से नीचे का हो उसे बाल मृत्यु दर कहा जाता है। तो नवजात मृत्यु दर में भी प्रति 1000 बच्चे पर 2014 में 26 था, और जो कि घट करके 2021 में 19 हो गया है। यानी नवजात बच्चे जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, 2014 में उसमें से 26 बच्चे मर जाते थे, लेकिन 2021 में 19 बच्चे अब ऐसे हैं जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें 19 बच्चे 1 माह पहले ही मर जाते हैं, यानी वो अपना 30 दिन भी क्रॉस नहीं करते हैं, यानी इसमें भी सुधार हुआ है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मृत्यु दर 2014 में 45 से घट करके 21 में 31 हो गया है। यही 5 वर्ष से कम, इसी को बाल मृत्यु दर बोला जाता है, बाल मृत्यु दर, यानी इसमें भी सुधार हुआ है, 45 से घट करके 31 हो गया है। लिंगानुपात 2014 में 899 से बढ़ करके 2021 में 913 हो गया है, यानी लिंगानुपात में भी सुधार हुआ है। मतलब बालिकाएं भी जन्म ले रही हैं, उनको भी
सुरक्षित प्रसव कराया जाता है। यानी पहले क्या होता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है, लेकिन कुछ हद तक सुधार है। कुल प्रजनन दर में 2021 में कुल प्रजनन दर 2021 में 2.0 पर स्थिर है। देखिए 2.0 पे है, इसके मतलब अब हम निगेटिव में नीचे जा रहे हैं, सुधार है। 2014 में 2.3 था। प्रजनन दर 2.1 होना चाहिए। ये एक विकसित या विकासशील देश के लिए तो बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर भी 2.0 है तब भी ठीक है। जैसे ही इसके नीचे आएगा, समझ लीजिए जनसंख्या नीचे जाना शुरू हो जाएगी। अगला बिंदु है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायतों की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए एक विशेष श्रेणी ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए इस पहल की शुरुआत किया है। यानी अब ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जाएगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत। ध्यान रहे, ऐसा इसलिए होता है जब डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकृत प्रशासन की बात होती है, तो हम एक ऊपर से राष्ट्रपति से लेकर के नीचे ग्राम पंचायत तक हम सबको शक्ति का वितरण करते हैं, और यही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहतर है। और अब हम ग्राम पंचायत को जब पुरस्कृत करेंगे, उसका प्रभाव अन्य ग्राम पंचायतों को भी पड़ेगा, जिसका विकास होगा और स्थानीय स्तर पर भी आधारभूत संरचना को विकसित करने का मौका मिलेगा। स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत शिवपुर तालुका है, जिला धुले, महाराष्ट्र राज्य में। इन्हें मिला है स्वर्ण पुरस्कार। यानी रोहिणी ग्राम पंचायत ने हर प्रकार से उत्तम व्यवस्था अपने ग्राम पंचायत में कर रखा है। रजत पुरस्कार मिला है पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत, पश्चिमी त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा राज्य को, ये पूर्वोत्तर का राज्य है। और जूरी पुरस्कार मिला है पालसाना ग्राम पंचायत, सूरत, गुजरात को। यानी स्वर्ण पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र राज्य के ग्राम पंचायत रोहिणी ने। रजत यानी कि चांदी पुरस्कार जीता है त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी मजलिसपुर ग्राम पंचायत, पश्चिमी त्रिपुरा जिला। और जूरी पुरस्कार पालसाना ग्राम पंचायत, सूरत ने जीता है। और सुवाकाटी ग्राम पंचायत जो है क्योंझर, उड़ीसा। जूरी पुरस्कार 2 ग्राम पंचायत को मिला है, एक पालसाना ग्राम पंचायत जो गुजरात में है और दूसरा सुवाकाटी ग्राम पंचायत जो उड़ीसा में है। उपर्युक्त पुरस्कार समारोह, ये इम्पोर्टेंट है। उपर्युक्त पुरस्कार समारोह 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में संपन्न 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया। अब यहाँ एक प्रश्न सीधा है कि 2025 में 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला बिंदु है महाराष्ट्र के झुपड़ी जंगल को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित किया है। देखिए, झुपड़ी का मतलब ही होता है झाड़ी, जिसको हम झाड़ी बोलते हैं वो मराठी में झुपड़ी बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित किया है। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में फैली लगभग 86,000 हेक्टेयर झुपड़ी जंगल भूमि को 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए वन भूमि माना है। यानी बहुत दिन से विवाद चल रहा था, उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। कोझिकोड WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। 2 मई 2025 को केरल का कोझिकोड शहर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के
ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल कर लिया गया है। कोच्चि के बाद, कोच्चि भी केरल का ही है, कोच्चि के बाद इस नेटवर्क में शामिल होने वाला यह दूसरा भारतीय शहर है, जबकि दोनों केरल राज्य से संबंधित हैं। कोझिकोड को यह मान्यता कोझिकोड नगर निगम के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक समावेश के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप मिली है। यानी कोझिकोड ने जो वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पे अच्छा काम किया, जिसके लिए इसे शामिल किया गया है। अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स पहल की शुरुआत किया गया है। उड़ीसा सरकार ने शहरी विकास के लिए अंकुर पहल की शुरुआत किया है। सीधा यही प्रश्न पूछ लेगा कि हाल में अंकुर पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो उड़ीसा ने किया है। किस लिए किया गया है, तो शहरी विकास के लिए किया गया है। किस विभाग के द्वारा है, तो आवास शहरी विकास विभाग के द्वारा यह संचालित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के विकसित के लिए 2036 तक शहरीकरण की दर को 17% करने का, जो बढ़ा करके 2036 तक शहरी दर को 17% से बढ़ाकर 40% और 2047 तक इसे 60% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी अभी जो शहरीकरण है वो 17% है, 2036 तक 40% हो जाएगा। 2047 जो विकसित भारत का भी एक लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, तो उड़ीसा सरकार ने भी 2047 तक 60% शहरीकरण का लक्ष्य रखा है और उसी के तहत अंकुर पहल को लॉन्च किया गया है। अंकुर योजना के उद्देश्य है उड़ीसा को 2036 तक $500 बिलियन इकोनॉमी बनाना। ध्यान रहे, घटनासार में गलती से $5000 बिलियन लिख दिया गया है 2036 तक, और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रहे, $1 ट्रिलियन 1000 बिलियन के बराबर होता है। और 2047 तक जब ये 1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो मतलब 1500 बिलियन की बात है। तो ये $5000 गलती से वहाँ लिख गया है, वो प्रकाशक का छापने में गलती हुआ होगा, तो मैंने काट करके यहाँ पे 500 बिलियन लिखा, तो आप 500 बिलियन सही मानिएगा। हो सकता है आप किताब पढ़ें उसमें 5000 आपको मिले तो आपको दिमाग में ये आ जाए कि अरे जो है सर जी ने तो 500 लिखा है, गलत है। गलत ये नहीं, गलत उसमें छपा हुआ है, तो 1 0 हटा दीजिएगा। नहीं तो 5 ट्रिलियन तो 36 में बना देंगे, तो ट्रिलियन $47 का नीचे जाएंगे, तो वो गलती छप गया है। अगला बिंदु है कोरल रीफ म्यूजियम। INS गुलदार। अब महाराष्ट्र में INS गुलदार जो 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, वो जब सेवानिवृत्त हुआ तो उसकी बोली लगी और महाराष्ट्र सरकार ने उसे ले लिया। उसके बाद अब ये क्या करेंगे कि उसके आसपास, समुद्र में ही आसपास, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ बनाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे जिससे पर्यटक को बढ़ावा मिले और पर्यटन से महाराष्ट्र सरकार को, साथ ही साथ देश को पैसा प्राप्त होगा और वो विकसित भारत में और विकसित महाराष्ट्र में काम आएगा। INS गुलदार एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप टैंक है
जिसके चारों ओर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एवं कृत्रिम कोरल रीफ विकसित किया जाएगा। बस ध्यान रहे कि INS गुलदार में ही यह साकार होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।